अगर आपको लगता है कि इजराइल और ईरान का युद्ध बंद हो गया है तो आप गफलत में हैं। जी हां, अब ईरान ने वही फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है जो अब तक अमेरिका अपनाता रहा है और जो आजकल चीन अपना रहा है। अब खबर आ रही है कि फिलिस्तीन और गजा पर हमला करने का बदला हमास, हिजबुल्ला और हुती ले रहा है। और यह खबर इतनी भयानक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अब ईरान ने खुलकर फैसला किया है कि जब तक इजराइल और फिलिस्तीन और गजा की लड़ाई चलती रहेगी वो इस युद्ध से वापस नहीं लौटेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ईरान ने शिकंजा कस दिया है इजराइल पर और किस तरह से इजराइल अब घुटनों पर है। और जो ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा, वो उसको अमली जामा पहनाने लगा है। सिर्फ 12 दिन के युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने घुटना टेक दिया था, सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कारण ईरान की ताकत। ईरान ने कहा कि मैंने सिर्फ अपने 5% ताकत का इस्तेमाल किया था और अमेरिका और इजराइल घुटने पर आ गया। उसके बाद सीज फायर हुआ। अब जाकर ईरान ने कहा है कि अगर अब भविष्य में इजराइल ने गलती से भी हमला किया तो हम सीधे न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि ईरान के पास अब परमाणु बम आ गया है। यह इस बात से साफ हो रहा है। वहीं जब ईरान के प्रमुख नेता खामेनी लोगों के सामने आए तो उनको ऐसे स्वागत किया गया जैसे वो मिडिल ईस्ट के सुपर पावर हों। और ये बात अब सही साबित हो रही है। अगर मिडिल ईस्ट में कोई अब सुपर पावर है तो वो ईरान है और इसका असर भी दिख रहा है। सोचिए, अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू जॉर्डन, उसने कहा है कि अगर इजराइल ने जल्दी से और तुरंत गजा और फिलिस्तीन पर हमला नहीं रोका तो हम सीधा सीधा इजराइल पर हमला करेंगे। और ये पिट्ठू देश जॉर्डन ने कहा है। सोचिए, इराक और सीरिया पर अमेरिका का दबदबा है, कब्जा है। लगभग साफ हो गया है कि 10 दिनों के अंदर इराक और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को अपने ठिकाने हटाने पड़ेंगे, नहीं तो यमन ने आक्रमण का फैसला किया है। खैर, यमन की तरफ से लगातार इजराइल पर अभी भी हमले किए जा रहे हैं। हमास ने अभी युद्धबंदी को नहीं माना है। 24 घंटे के अंदर इजराइल का प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लोगों को भेजा है दोहा, कतर, कि जाइए और जल्दी बात कीजिए। और सोचिए, जो कतर, जो जॉर्डन, जो तुर्की, ये सब जो अमेरिका के आगे पीछे करता था, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों को लगता है कि अब हमें खुलकर अमेरिका के ठिकानों पर हमला करना है, अमेरिका का बोरिया बिस्तर बांधना है। अपने तेल के बिजनेस पर, गैस के बिजनेस पर मिडिल ईस्ट के अब सारे देश अपना कंट्रोल चाहते हैं। और यह साफ है कि यह सब कुछ ईरान की ताकत की वजह से हुआ है। और ईरान ने अब साफ कर दिया। सोचिए, ईरान ने 2 बड़े वादे किए थे कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे। और 12 दिन का युद्ध इजराइल नहीं झेल पाया। अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर अभी तक लापता है। वो लापता नहीं है, उसे मार गिराया गया है। और इसी बीच सोचिए, हमास, हुती और हिजबुल्ला का हमला इजराइल पर बढ़ गया है। अब 24 घंटे के अंदर कतर, दोहा में बातचीत शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन की मुकम्मल आज़ादी का जो वादा किया था ईरान ने, वो भी अब साफ होता दिख रहा है। तो सोचिए, कल तक जिनको गुमान था आयरन डोम रडार का और थार का, वो फेल हो रहा है। ईरान ने एक बड़ी ताकत होने का दावा ही नहीं किया है, सबूत ही नहीं पेश किया है, बल्कि उसने एक युद्ध को जीता है। और अब ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमले की कोशिश दोबारा इजराइल ने की तो वो न्यूक्लियर वेपन छोड़ेगा। नॉर्थ कोरिया ने साफ कहा है कि अमेरिका को सबक सिखाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, न्यूक्लियर वेपन। रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया है जो 18,000 किलोमीटर तक मार करता है। साथ ही रूस ने अमेरिका को 2 टूक शब्दों में कहा है कि बगैर यूक्रेन पर कब्जा किए हुए हम युद्ध विराम नहीं कर सकते। इसका मतलब अमेरिका की कोई सुनने वाला नहीं है। आप सोचिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है।
जो हालत अमेरिका की है अब वो चीन की भी हो सकती है। दरअसल चीन लगातार जापान और ताइवान में अपना उपनिवेशवाद बढ़ाना चाहता है। वो भारत के भी हिस्से पर गाहे बगाहे कब्जा करने की कोशिश करता है। ताइवान उसके कंट्रोल में है, लेकिन अब अमेरिका ने ताइवान, सोचिए कभी ताइवान पर अमेरिका ने हमला किया था, अब खबरें आ रही हैं कि ताइवान को आधुनिक विमान, आधुनिक तकनीक, आधुनिक फाइटर प्लेन और आधुनिक मिसाइल्स की सप्लाई अमेरिका ने बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि इस युद्ध को समझिए, ये जो पूरा युद्ध है, बाकी देश इसमें सिर्फ रोबोट हैं। असली खेल या तो चीन कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने अब ताइवान को बहाना बनाकर चीन को घेरने की तैयारी कर दी है। इसी बीच कहा जा रहा है कि चीन अपने हथियारों की ताकत दुनिया को बता रहा है। ईरान युद्ध के बाद उसके हथियारों की ताकत बढ़ी है और चेगदू कंपनी का जो J-20, J-10 जो आधुनिक 6th जनरेशन का प्लेन है, 5th जनरेशन का प्लेन है, उसको ईरान खरीद रहा है। वही खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने 6th जनरेशन के अपने फाइटर प्लेन जो हैं वो भी बनाने शुरू कर दिए हैं। ड्रोन, सबसे आधुनिक ड्रोन, तुर्की से भी आधुनिक ड्रोन जो है अब वो ईरान बना रहा है। तो सोचिए, ईरान विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है और अपने देश को सुरक्षित कर रहा है। लेकिन भारत के भक्त क्या कर रहे हैं वो सोचिए। ये अभी भी इस देश को हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में इस देश को कमजोर कर रहे हैं। भारत के सामने बड़ी चुनौती है, जो हमारे सेना प्रमुख ने कहा है कि हमारी लड़ाई अब पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई चाइना से है। कहा जा रहा है कि तकनीक के मामले में चाइना से 10 साल पीछे अमेरिका है, लेकिन भारत की सेना पर सबको गर्व है। भारत की सेना की शौर्य शक्ति से हम सब वाकिफ हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को चीन के मुकाबले अब अपनी तैयारी करनी चाहिए। हमें अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, 6th जनरेशन फाइटर प्लेन पर बात करनी पड़ेगी। और इसी बीच सोचिए, दुनिया के जितने तानाशाह है वो घुटने पर आने लगे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का तानाशाह है, जिसकी वजह से युद्ध हो रहा है, उसका सत्ता से जाना अब लगभग तय हो गया है। और इसी बीच अमेरिका में खबर है कि एलन मस्क, जिसके दम पर, जिसके कंधे पर बैठकर, जिसके पैसे से ट्रंप चुनाव जीत कर आए थे, एलन मस्क ने अमेरिकन पार्टी का ऐलान कर दिया है। एलन मस्क ने पहले ही कहा था कि अगर ट्रंप ने ब्यूटीफुल बेबी बिल को पास करवाया तो हम अपनी पार्टी बनाएंगे, और ट्रंप ने ये शुरुआत कर दी है। तो ये दुनिया की कुछ बड़ी खबरें थी। इसी बीच एशिया में फिर से तनाव बढ़ रहा है। जहां यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, चाइना के खिलाफ अब ताइवान तैयार हो गया है। इस बार ताइवान और जापान के साथ अमेरिका है। तो लगातार अमेरिका एशिया में जो उसका रसूख घट रहा था, उसकी जो साख को बट्टा लगा था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और अब वो मिडिल ईस्ट को छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ध्यान दे रहा है और उसको लगता है कि जापान और ताइवान उसके 2 बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं जो चीन पर नकेल कसने में उसके काम आ सकते हैं। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं, भारत की विदेश नीति हमेशा से ताइवान, जापान, ईरान के साथ रहा है। हम न तो इजराइल के साथ थे, न हम अमेरिका के साथ थे और न हम चीन के साथ थे। भारत लगातार रूस और नैम कंट्री के सहारे रहा है और भारत की विदेश नीति हमेशा से सफल रही है। लेकिन हाल के दिनों में हमारे रिश्ते मिडिल ईस्ट से खराब हुए भक्तों की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत में जो हिंदू मुस्लिम करे, जो जातिवाद करे, समझिए वो सिर्फ देश का दुश्मन ही नहीं, देश के विकास में बाधा भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत को चीन के मुकाबले बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि एशिया में भारत एक बड़ा रसूख है, वो बड़ी ताकत है। हम खुद बड़े मार्केट है, 140 करोड़ की हमारी आबादी है, चीन से बड़ी आबादी है। हम बड़े मार्केट भी हैं, तो हमें बड़े निर्यातक भी बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सामरिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा और हमारा मुकाबला चीन से है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ऑलरेडी पहले से चीन के पाले में है, अब अमेरिका के साथ जाने से चीन खफा है। वहीं ईरान लगभग अब मान चुका है कि उसके साथ गद्दारी पाकिस्तान ने की थी। इसी बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ताइवान में हथियारों की जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, उस पर दुनिया की नज़र है। लेकिन एक बात तो है कि ईरान से उलझने के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों कमज़ोर हो गया है
और खाड़ी देशों में ईरान की बादशाहत पड़ी है। और ईरान के खामेनी ने तय कर दिया कि अगर आप इंसानियत पर हैं, अगर आप बराबरी पर हैं तो आपको जीत मिलेगी। उसी बीच ईरान ने जो वादा किया था कि जब तक फिलिस्तीन और गजा आज़ाद नहीं हो जाता है उसका युद्ध खत्म नहीं होगा, और दोहा में बातचीत चल रही है और जल्दी ही इजराइल वहाँ भी अब घुटनों पर होगा। लेकिन हमास, हुती और हिजबुल्ला ने लगातार इजराइल पर हमले बढ़ा दिए हैं। तो तमाम इस तरह की मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और दुनिया भर की खबरों के लिए लगातार नेशनल दस्तक देखते रहिए, जो मनु मीडिया पर आपको, जातिवादी मीडिया पर आपको नहीं मिलेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।